हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 31 अक्टूबर 2020 की शाम। और आज का दिन एक बहुत पुरानी याद लेकर आया। और 31 अक्टूबर 1984, 1984। पता नहीं आप में से कितने लोग उस समय you were actually born or not। मैं बहुत छोटा था, कुछ 7-1 साल का था, और बहुत ही साफ साफ याददाश्त है उस दिन की। छठ पूजा खत्म हुई थी और एक सुबह वाला जो अर्घ्य होता है उसके बाद के समय की बात है। और तभी कहीं से सुना, क्या किसी ने बोला कि इंदिरा गांधी जी अब नहीं रही। और इंदिरा गांधी जी अब नहीं रही, ये सुनना 7 साल की उम्र में ये मालूम था कि वो बहुत बड़े नेता हैं। और खासकर हमारे जो नानी घर का जो परिवार था वो पक्का कांग्रेसी परिवार था, तो वहां पे एक खुसर फुसर लोगों में हो रही थी। बाद में जैसे जैसे समय बीता तो पता चला कि 2 लोगों ने उनको मारा था, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह नाम के उनके ही 2 बॉडीगार्ड थे जिन्होंने उनको मारा था। सतवंत सिंह की उम्र उस समय 40 साल थी और बेअंत सिंह केवल 26 साल के थे। सतवंत सिंह जी उस समय होम मिनिस्ट्री सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में की तरफ से काम कर रहे थे, और बेअंत सिंह वाज फ्रॉम दिल्ली आर्मर्ड पुलिस। और देखिए, उसी दिन जैसे ही ये बात पब्लिक हुई, उसके थोड़ी देर बाद राजीव गांधी जी को कोलकाता से बुलाया गया। तभी वो महासचिव ऑलरेडी बन चुके थे कांग्रेस के, और उनको आनंद फानंद में प्रधानमंत्री बनाया गया केवल 39 ईयर्स ऑफ एज में। तो वो समय बड़ा इंटरेस्टिंग था। और बाद में जब भी मैं आर्काइव्स चेक कर रहा था तो पता चला कि रोनाल्ड रीगन साहब को, जो कि उस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, सुबह के 3 बजे जगाया गया था ये बताने के लिए कि इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड्स ने मार दिया है। और उस समय पेंटागन ने, जो कि अमेरिका की सुरक्षा का जो विभाग है, वहां से उन लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे काफी नजर रखी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और एक तरह से अमेरिका ने उस समय में काफी सहयोग किया था भारत के साथ। जियाउल हक साहब, जो पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। हालांकि वहीं पे एक वर्ल्ड क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पोक्स पर्सन थे, अमरीक सिंह जी, उन्होंने अमेरिका में ये स्टेटमेंट दिया कि हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जो इंदिरा जी थी वो भारत के लिए हिटलर से कम नहीं थी। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको याद करके हम सब ने श्रद्धांजलि दी। हर इंसान में कुछ अच्छी बुरी चीजें होती हैं, बट उन्होंने देश को एक मुश्किल समय में इकट्ठा एकजुट रखा। हाँ, आप में से कई लोगों के उनके प्रति इमरजेंसी के लिए विचार और बाकी अलग अलग हो सकते हैं, उस पर मेरा कुछ बोलना नहीं है। नमस्कार पापा, स्वागत है आपका। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से याद होगा 31 अक्टूबर 1984 का दिन। और मिश्रा जी, स्वागत है आप सबका भी। तो आज के दिन हम अपनी पुरानी टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो लास्ट वीक वाली टॉपिक थी उसमें हम डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन की बात कर रहे थे। एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द सेम इन टर्म्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो है उसको रोक करके किस तरह से अपने आप को डायबिटीज से बचाया जा सकता है। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में बात की थी फैट सेल क्या करते हैं, व्हाइट फैट सेल्स क्या होते हैं, ब्राउन फैट सेल्स क्या होते हैं, कैसे फैट सेल्स की मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होती है। ज्यादातर लोगों में फैट सेल के नंबर फिक्स्ड होते हैं और खाली हमारे जो सेल की साइज बढ़ती है वो मोटे होते जाते हैं, एट्रोफी होती है। कैसे ये बोलना किसी को कि खाना कम खाओ, एक्सरसाइज ज्यादा करो तो तुम्हारी वजन कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाते। उसके पीछे क्या कारण है ये हमने बात की थी। हमने इंसुलिन का रोल क्या होता है उसको समझने की कोशिश की थी कि कैसे ये शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग तरह का असर दिखाता है। हम अपने शरीर में इंसुलिन की रेसिस्टेंस हो रही है उसको कैसे पकड़ पाए, कैसे जान पाए, उसके बारे में हमने कुछ बात करी थी। और क्या कुछ लैब टेस्ट हैं, क्या कुछ, जैसे हमने स्किन टैग्स की बात की थी और मेटाबॉलिज्म। तो आप में से जो लोग उसको वापस सुनना चाहें, आप पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं या फिर फेसबुक पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है इंसुलिन के रेसिस्टेंस में, और ऐसे 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिसको पालन करके, जिसको फॉलो करके हम अपने इंसुलिन के रेसिस्टेंस को कम कर सकते हैं और
अगर डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली फायदेमंद है, प्री डायबिटिक है तो भी फायदेमंद है। तो आज की प्रैक्टिकल कुछ सजेशंस आपको उम्मीद है अच्छी लगेंगी। और डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब बात करते करते उन्होंने बताया और कि ये खास मतलब देखिए, इंडिया डायबिटीज के मामले में बहुत 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 आगे है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग चाइना में हैं, उसके बाद इंडिया में है, उसके बाद अमेरिका में आते हैं। तो इसके पीछे काफी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने ये देखा है कि आफ्टर ऑल इसके पीछे फैक्टर क्या है। तो मोटा मोटा बेंजामिन बिकमैन साहब का कहना है कि हमारी जो प्राइमरली वेजिटेरियन डाइट है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हम अनाज ज़्यादा खाते हैं, गेहूँ, मक्का, चावल, और साथ के साथ हमारी चीनी की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। सो पर कैपिटा शुगर कंजम्पशन ऑल्सो इज प्रीटी हाई इन इंडिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन अगर बन जाए कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएं और ज़्यादा चीनी खाएं, तो ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ब्लड टेस्ट आते हैं इंसुलिन चेक करने के लिए। तो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब का कहना है कि अगर फास्टिंग इंसुलिन लेवल आपकी 6 माइक्रो यूनिट पर ml आती है तो आप इंसुलिन सेंसिटिव हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन अच्छा काम कर रही है। 7 से 17 का जो रेंज है वो हो जाता है वार्निंग साइन, और अगर 20 क्रॉस किया मतलब ये हालत खराब है और ये चिंता करने वाली बात हो गई। एक और चीज, अगर मान लीजिए आप इंसुलिन टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं तो भी एक चीज है जिसको अच्छी तरह से इमीडिएटली चेक किया जा सकता है। अक्सर आपके ब्लड टेस्ट में लिपिड्स की टेस्ट होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट हुई और उस कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट में ट्राइग्लिसराइड के जो नंबर होते हैं, ट्राइग्लिसराइड के नंबर मान लीजिए 300 है, 250 है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, उसको अपने HDL के नंबर से डिवाइड कीजिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर जो फैक्टर निकल के आई वो 1.5 से कम है, 1.5 से कम है, मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही 1.5 के ऊपर गया तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है कि जो इंसान है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस के रास्ते पे ऑलरेडी चल चुका है। एक और चीज, हमारे शरीर में जितनी ज्यादा इंसुलिन की लेवल्स ज्यादा रहेंगी ब्लड में, हमारी लिवर उतना ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। तो खान पान और साथ साथ ये नहीं कि खाली हम तेल खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं तो हमारी बॉडी नहीं, इंसुलिन जो है वो बहुत अलग अलग सेल्स पे, कोशिकाओं पे अलग अलग असर करते हैं। जैसे भी कान में जाता है तो हमारी हियरिंग की एबिलिटी को बढ़ाता है, किडनीज को अफेक्ट करता है। मतलब ओवरऑल हमारे शरीर के हर सेल के ऊपर में इंसुलिन रिसेप्टर्स बने होते हैं। अभी पापा कुछ लिख रहे हैं, रास्ते में थे, बेबी बुआ को लेकर जगदीशपुर जाने के क्रम में, वो भी अनुभव याद होगा। ये याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि नाना के घर के गेट के सामने खड़े होकर के ये सुना था और कुछ लोग बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे इंदिरा गांधी जी का हो गया। और उसके बाद दिल्ली में दिल्ली नहीं, ऑल अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे दंगे हुए थे। कुल 3,000 सिख लोग मारे गए थे और बड़ा ही दुखद था वो समय। सरव शर्मा जी, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। रिजवान, वेलकम। तो हम बात कर रहे थे वापस कि आपकी बॉडी में जितनी ज्यादा इंसुलिन की लेवल्स ज्यादा रहेंगी, आपका लिवर उतना ही ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाता रहेगा। अब इसमें एथनिसिटी इंपॉर्टेंट है क्या, कि आप कौन सी सभ्यता से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेंजामिन बिकमैन साहब ने ही अपनी जो रिसर्च थी उसके दौरान में इन्होंने सिंगापुर में रहे। अब सिंगापुर आपको मालूम है, एक कंट्री भी बोल सकते हैं, एक सिटी भी है, बड़ा ही व्यवस्थित, हाईली कॉस्टली और बहुत बहुत ही सुंदर शहर है। आपको मौका मिले तो जरूर जाएं। वहां पे जो पॉपुलेशन की जो डाइवर्सिटी है, यूरोपियंस भी हैं, कॉकेशियंस, 8 अलग अलग मूल के चाइनीज प्रजातियां हैं इंसान की, नेटिव मलेशियंस हैं जो मलेशिया के लोग हैं वहां के, और एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है साउथ एशियन इंडियंस। भारत, खासकर तमिलनाडु के लोग काफी आपको मिल जाएंगे, आंध्रा के लोग काफी मिल जाएंगे। अभी ये देखा गया कि एक ही एज ग्रुप के, एक ही वेट वाले लोगों में जो फैट बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, उनकी एनालिसिस की गई। तो ये देखा गया कि भारतीय जो लोग थे वो सबसे ज्यादा बीमार होते थे और उनको मोटापे से सबसे ज्यादा असर देखने को आता था। ये भी देखा गया कि जैसे जैसे इंडियंस वेट अपना बढ़ता है इंडियंस का, तो
हमारे यहाँ फैट की एट्रोफी होती है, मतलब फैट सेल्स जो हैं वो मोटे मोटे होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और कंपेयर टू कॉकेशियन जो यूरोपियंस हैं उनमें वैसा नहीं होगा, उनमें क्या होंगे, उनमें कुछ नए सेल्स बन सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की गई। मतलब वापस रिपीट करूंगा, अगर एक ही एज ग्रुप के, एक ही वजन के, अगर इंडियन आदमी ने खाना खाया और वजन बढ़ा और अमेरिकन यूरोपियन लोगों ने खाना खाया और वजन बढ़ा, तो भारतीय मूल के लोगों में फैट सेल की नंबर नहीं बढ़ती है, फैट सेल की साइज बढ़ने लगती है। वहीं पे जो कॉकेशियंस हैं, जो यूरोपियंस हैं, उनके शरीर में नए नए सेल्स बनते हैं और बॉडी में पूरा फैट एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हो सकता है कि जो यूरोपियंस हैं, कॉकेशियंस हैं, वो एक ही, मतलब आपसे ज्यादा मोटे हों लेकिन ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। अभी इसमें बहुत हद तक, राजीव जी गुड इवनिंग, बहुत हद तक हमारे जेनेटिक्स का हाथ है। और उसके अलावा तो एक और चीज बताना चाहूंगा, एक 100 किलो का इंडियन ज्यादा बीमार है बशर्ते एक 100 किलो के यूरोपियन से। उनकी कद काठी और जो जेनेटिक मेकअप है उसके हिसाब से वो फैट को ज्यादा अच्छी तरह से कैरी कर पाते हैं। ये डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब का बोलना है। साथ के साथ वो एक और चीज बताते हैं कि हमारी जो कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये हम सब आजू बाजू के जो कंट्रीज के लोग हैं, प्राइमरली वेजिटेरियन खाना खाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ एक चीज हो गई कि हम कार्बोहाइड्रेट्स पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा है, अनाज हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और फ्राइड चीजें खाने की प्रथा बहुत है। और उसमें एक कौन सी तेल आ गई, सीड ऑयल आ गई, जिसको उन्होंने क्लियर कट बताया है कि हम अभी सोयाबीन का तेल, पाम ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल बहुत ज्यादा होने लगा है। और एनिमल फैट से, अब रिलीजियस रीजन की वजह से भी और बाकी भी, तो कुछ लोग, मतलब घी तो एनिमल फैट में आया, घी भी खाते हैं, लेकिन अब महंगाई की वजह से लोग कम खा पाते हैं, बटर कम खा पाते हैं, लेकिन लार्ड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, जो कि एक ट्रेडिशनल कॉमन चीज है खाने में। कॉर्न ऑयल में आपके मतलब जो सीड ऑयल है उसमें अलग अलग तरह के, तो राइस ब्रान ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कनोला है, पामोलिन है, मतलब जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड तेल हैं, ये क्या करते हैं, ये और ज्यादा फैट सेल्स की हाइपरट्रॉफी करते हैं। तो मतलब आपके जो फैट सेल पहले से मोटे हैं उनको और मोटा करने में ये इंडस्ट्रियल ऑयल्स बहुत मदद करते हैं। एक और चीज, इंसुलिन साथ के साथ आपके शरीर में जितनी ज्यादा बढ़ेगी, इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, वो जाके उल्टा फैट सेल को और स्टिमुलेट करती है, एनर्जी रिस्टोर करो, एनर्जी रिस्टोर करो। अब नतीजा ये है कि आपकी जो फैट सेल है वो 1 गुना से 2 गुना, 2 से 3, 4 से 4-5 गुना बड़ी हो जाती है। अब इतनी ज्यादा बड़ी होने के बाद बेसिकली वो हेल्दी फैट सेल नहीं रह गए, वो नॉन हेल्दी फैट सेल हैं, और वो क्या करना चालू करते हैं, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में फैट लीक करना चालू करते हैं। तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, अलग अलग जो फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे। साथ के साथ जो डिसीज्ड फैट सेल होते हैं, जो साइज में ज्यादा बड़े हो गए, वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। दीज प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आपके शरीर में हमेशा एक सूजन की स्थिति पैदा करके रखेंगे, इन्फ्लेमेशन की स्थिति पैदा रखेंगे, which is not good, which is now considered primary source for almost all diseases related with metabolism. तो सुगाता, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड हर्षल भाई स्वागत है आपका। तो एक और चीज जो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब बताते हैं कि इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, ये जो अमेरिका में रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ हार्ट डिसीज देखी गई है एज कंपेयर टू एनी अदर एथनिसिटी। तो उसके पीछे एक और चीज है, अभी जो यूएसए में रहने वाले इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, पाकिस्तानी हैं, पढ़े लिखे लॉट हैं, गरीब नहीं है, वेल एजुकेटेड। इनफैक्ट 14% डॉक्टर अमेरिका में जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो पैसे वाले भी हैं, वेल टू डू हैं। तो मोटा मोटा ये सोचा जाता था कि ये जो हेल्थ है ना, और जानकारी के अभाव में लोग गलत चीजें खाते हैं और मोटे होते हैं, बट यहाँ उल्टा हो गया। यूएसए में रहने वाले जो इंडियंस हैं वो तो पुअर बिल्कुल नहीं है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत, मतलब पैसे के ही मामले में भी अगर देखने जाएं तो इंडियंस बहुत रिच हैं यूएसए में। बट उसके बाद भी जो हमारी हैबिट है बहुत हाई कार्ब डाइट खाने की, और अपने रिलीजियस कारण से जो एनिमल फैट अवॉइड करते हैं, साथ के साथ फ्राइड चीजें खाना, तेल खाना और बहुत ज्यादा चीनी खाना,
तो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन के हिसाब से उनका बोलना है कि ये एक बड़ा ही डेंजरस और विकेड कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि इंसान अपने आप को एक ऐसे मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं कि आपके शरीर में हमेशा इंसुलिन के लेवल्स ज्यादा रहेंगे। एक और चीज याद रखिए, you may be having a right levels of glucose because of medication or something, but that is not controlling your level of insulin. And अभी डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन की एंड प्रोफेसर हैं, इनको किताब लिखी है, एक बहुत अच्छी किताब है, Why We Get Sick। मैं उनकी ऑडिबल बुक सुन रहा था और उसी में से कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत कमाल की चीज है। और कुछ चीजों की बात करते हैं कि आप कैसे अपने इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज जो है वो है स्ट्रेस लेवल कम करना। तो अभी आप सबसे बात करने से पहले, थोड़ी देर पहले एक बार अपने ऐसे कुछ एक्टिविटी करके आए, घड़ी को देखा तो इसमें एक बटन है जो कि आपको ब्रीदिंग कराती है। तो वो ब्रीदिंग स्टार्ट की और खाली 1 मिनट तक किया। 1 मिनट ही आपने खाली शांत होकर सांस ऊपर नीचे किया तो मेरी हार्ट रेट 124 से 84 कम हो गई, 124 से 84 पे आई। तो इतना पावरफुल है ये ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना। हाउ इट इज रिलेटेड टू इंसुलिन रेसिस्टेंस, हम उसके ऊपर भी आते हैं। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, अगर हमें पता चल गया कि हम प्री डायबिटिक हैं तो कुछ ऐसा है हमारे हाथ में जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 चीजों की बात करेंगे। उसमें सबसे पहला है कि अपने शरीर का इंसुलिन लेवल अपने खान पान से कैसे कम किया जाए। दूसरा, हमारे शरीर का जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको कैसे कम किया जाए। और इसमें बेंजामिन बिकमैन साहब का बोलना है कि आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, साथ के साथ आप उस इन्वायरमेंट के कैसे रिएक्ट करते हैं वो तो आपके हाथ में है। तो अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना मतलब डीप ब्रीदिंग, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। मेडिटेशन बहुत फायदेमंद है। न्यूज़ कम देखना, सोशल नेटवर्क्स और मीडिया जहाँ पे बंकस बहुत होती है वहाँ से दूर रहना, प्रकृति में, नेचर में जाके वॉक करना, साइकिलिंग करना, ये सब कुछ अच्छे जो आइडियाज हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये सब चीज करने से 2 चीजें होंगी। आपके शरीर में एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रीन बोलते हैं, एंड कॉर्टिसोल, ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, इनके लेवल्स कम होंगे। एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल बोथ हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंसुलिन। तो अगर आपको अपने शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम करनी है, वन इज थ्रू डाइट, बाय रिड्यूसिंग द हाई कार्ब कंटेंट डाइट एंड शुगर, प्रोसेस्ड वाले ज्यादा, एंड सेकेंड इज रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। तो जैसे आप अपना तनाव जीवन का कम करेंगे तो आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल की मात्रा कम होगी। इसमें एक और चीज टिप देते हैं, वो सुगाता कुछ लिख रहे हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजेस, मोस्ट ऑफ इट अग्री। अभी आपके स्ट्रेस को कम करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक छोटा सा जरिया बताते हैं वो है स्लीप। कि अगर आपने अपनी नींद को नियंत्रण किया, इनफैक्ट एक रात अगर आपकी नींद अच्छी नहीं आई तो अगले दिन आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। बॉडी इज सो ट्यून टू गेटिंग प्रॉपर रेस्ट। सो अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए। नींद कैसी माहौल में आए, क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें खानी है जो जिससे आपको, एंड इस पे आप खुद ही अपने एक्सपेरिमेंट्स करें। जैसे मैंने एक नोटिस किया था कि बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट अफेक्ट करती हो तो ये ब्लू रेज ब्लॉकिंग ग्लास पहनना इंपॉर्टेंट है। रात को अगर आपका रूम पूरी तरह से डार्क नहीं होता है तो इट्स ओके टू हैव आई मास्क, जो ब्लैक वाला लगा के सोना। मैग्नीशियम इन डार्क चॉकलेट दैट हेल्प्स इन स्लीपिंग। पिस्ताशियोज, जो पिस्ता होता है वो, उसमें मेलेटोनिन सेक्रेशन करने की काफी प्रॉपर्टीज हैं एंड इट एक्चुअली एड्स इन योर स्लीप। डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन 4 पिलर की बात करते हैं, मैं क्विकली आपको बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 इज कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट बाय रिड्यूसिंग प्रोसेस्ड स्टार्च एंड शुगर। कम करना है आपको और मुझे। कार्बोहाइड्रेट्स कहां से लेने हैं? ज्यादा फ्रूट से और वेजिटेबल से लेने हैं। कम क्या खाना है? चावल, गेहूं, मकई। आपके फ्रूट खाइए, फ्रूट पिए नहीं, मतलब जूस अवॉइड करने को बोलते हैं और फ्रूट को चबाकर खाने को बोलते हैं डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब। पॉइंट नंबर 2 इज प्रायोरिटाइज प्रोटीन।
प्रोटीन को अपने खाने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात उन्होंने बोली है, बट उनकी मैं किताब भी पढ़ रहा हूँ और बाकी रिसर्च भी चेक कर रहा हूँ। उनका बोलना है कि जो एनिमल प्रोटीन है उसके बसरते प्लांट प्रोटीन जो है काफ़ी इन्फीरियर होता है, क्योंकि प्लांट प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इसेंशियल जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इनफैक्ट प्लांट प्रोटीन चाहे वो सोयाबीन हो या पी प्रोटीन हो, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, ये लेटेस्ट रिसर्च है। फाइटिक एसिड्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि हमारी जो प्रोटीन अपनी ली उसको भी पचाने में उतनी मदद नहीं कर पाते। साथ के साथ plant proteins also contain, according to Dr. Benjamin Bikman, high amounts of heavy metals like lead and arsenic. And उनका लॉजिक यही है कि जैसे आपको पी से मटर से प्रोटीन निकालनी है तो आपको बहुत सारा मटर लेके इतना प्रोटीन निकालना होगा, क्योंकि बाय नेचर पी डजंट हैव दैट मच प्रोटीन एज एन एग वुड हैव। तो जैसे आप उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो जो हेवी मेटल्स हैं वो भी कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन से पूछा गया कि तो फिर आपके हिसाब से अच्छी प्रोटीन्स कौन सी है, तो उन्होंने क्लीन लेबल प्रोजेक्ट का जिक्र करके बताया कि क्या डिफरेंस है प्लांट प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन में। एंड देन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन, वे प्रोटीन जो कि दूध के ऊपर जो वे होता है उसको बताया है, और उन्होंने एग वाइट को अच्छा बताया। साथ के साथ जो मीट में जो प्रोटीन पाया जाता है, चिकन में, मटन या जो भी मीट आप खाते हैं, उसको उन्होंने प्रेफरेंस दी है। और ये बताया है कि ये भी एक फैक्टर है कि इंडियन एथनिसिटी में डायबिटीज के केसेस ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, सीड ऑयल ज्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है। तीसरा है, वो बोलते हैं कि अगर आपने सही कार्बोहाइड्रेट से अपने बॉडी को भर लिया, प्रोटीन प्रायोरिटाइज कर लिया, तो तीसरा जो रिमेनिंग कैलोरीज हैं जो बाकी के खाने में, आपको अच्छे फैट पे ध्यान देना है। और अच्छे फैट में उनका ये भी बोलना है कि जो नेचर में अगर आप देखने जाएंगे तो गुड क्वालिटी प्रोटीन इज ऑलवेज गुड क्वालिटी फैट, एंड फैट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन साथ में रहे तो ये ज्यादा एनाबॉलिक है आपकी जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं उनको। खाली आप वे प्रोटीन का शेक पिएंगे और उसमें अगर फैट की मात्रा नहीं है तो उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना वे प्रोटीन शेक विद अ गुड फैट इज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन का रिक्वेस्ट है कि आप प्लांट फैट्स को, फ्रूट फैट्स को इंपॉर्टेंस दे, जिसमें कोकोनट ऑयल है, ओलिव ऑयल है, एवोकाडो है। तो उनका बोलना है कि ऐसे तेल जिनको इंसान बिना किसी मशीन के अपने ताकत से भी उसमें से तेल निकाल सकते हैं। तो उन्होंने ऑलिव का, कोकोनट का और एवोकाडो की बात की। साथ में एक और चीज बताते हैं कि जो एनिमल फैट है और जो फ्रूट फैट्स हैं, ये इंसान बहुत सालों से खाता आ रहा है। ये सीड ऑयल जो है, इंडस्ट्रियल ऑयल, सोयाबीन, कनोला, राइस ब्रैन, पाम ऑयल, बोले ये सब अभी पिछले कुछ सालों की पैदाइश है और ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आ गए हैं। तो अगर आप में से लोगों को इंटरेस्ट हो तो मेरा पॉडकास्ट नंबर, एपिसोड नंबर 26 में जाके देखिएगा। वापस से एक बार याद दिलाऊंगा कि अभी गाना.com, गाना के मोबाइल ऐप पे भी आप इंडी मसाला पॉडकास्ट सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। स्पॉटिफाई पे पहले से है, एप्पल पॉडकास्ट पे है, और बाकी जो भी स्टिचर एंड जो कास्टिंग एप्लीकेशंस हैं उस पे। तो एपिसोड नंबर 26 में हमने खासकर बात की थी इफेक्ट ऑफ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, और किसी और एक एपिसोड में हमने ये भी बात की कि कैसे कॉटन सीड ऑयल खाने में एक इंपॉर्टेंट चीज बन के आ गई, और कैसे लाड और घी को पीछे छोड़कर बोला नहीं, डालडा अच्छी चीज है। तो ये भी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जाकर चेक कीजिएगा। डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब बोलते हैं कि अवॉइड तो करें सोयाबीन के तेल को, कॉटन सीड ऑयल को, कनोला ऑयल को। ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या, मैं तो सोयाबीन ऑयल खरीदता ही नहीं, मैं तो खाता ही नहीं, या मैं तो पाम ऑयल खाता ही नहीं, हम तो घर में फलाना तेल खाते हैं। कोई भी आप प्रोसेस्ड आइटम उठा लें खाने की, चाहे वो नमकीन हो कि बिस्किट हो कि केक हो, जाकर उसका आप लेवल पढ़ें, आपको उसमें पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कल हम अमूल शॉपी से ब्रेड और कुछ चॉकलेट्स लेके आए, तो अमूल सैंडविच ब्रेड की मैं कंपोजिशन पढ़ रहा था, खाली आपको क्विकली बताना चाहूंगा। रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा, ठीक है, शुगर, चीनी, अच्छा, ईस्ट, खमीर, ठीक है चलेगा,
आयोडाइज सॉल्ट, इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव्स, ग्लूटेन पाउडर, सोया फ्लोर, सोया का आटा, पामोलिन, एसिडिटी रेगुलेटर, फ्लोर ट्रीटमेंट एजेंट्स, मिल्क सॉलिड, आपके ब्रेड में दूध भी मिला हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिले हुए हैं। और जो पैकेट, स्टैंडर्ड पैकेट है वो 400 ग्राम की होती है, जिसमें कैलकुलेट किया मैंने कि 12 ग्राम तो चीनी होती है। तो एक पैकेट जो, इसीलिए बेंजामिन बिकमैन और बाकी भी न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं कि आप बशर्ते चीनी खाएं और ब्रेड खाएं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की स्पाइक, शुगर लेवल की स्पाइक ज्यादा ब्रेड से होती है एज कंपेयर टू शुगर, बिकॉज इसमें कार्ब्स बहुत बहुत ज्यादा और चीनी भी मिल गई और तेल भी आ गया। तो हमने 3 चीज की बात की। उन्होंने बोला, पहला बोला कि आई रिपीट क्विकली, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, दूसरा है प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करें, तीसरा अच्छी क्वालिटी के फैट्स खाने के लिए, और चौथा बोलते हैं कि शरीर को विराम देना, बॉडी को रिलैक्स होने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स होने के लिए टाइम देना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप किसी भी तरह की फास्टिंग अपने रेजिमेंट में लेके आएंगे, बॉडी में ऑटोमेटिक इंसुलिन के लेवल्स कंट्रोल होना चालू होंगे। खासकर जो भी हमारे मित्र सुन रहे हैं, एक 30-35 क्रॉस कर लिया है तो 1 घंटी बच गई है ऑलरेडी कि इसको प्रायोरिटाइज करें और ये जाने नई नई जो साइंस है। और मैं बहुत बहुत रिकमेंड करूंगा कि आप सब डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन की जो किताब है, मैं लिंक डाल दूंगा आपको कमेंट्स में, व्हाई वी गेट सिक, वो किताब पढ़ें, आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये जो इंसुलिन की रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर में रिसर्च चालू हुई है अभी। लोग शुगर कंट्रोल करके अपने आप को अच्छा मान लेते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन साहब बोलते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, भले आप 16-8 कर रहे हो, जो मैं करता हूं, वो करने के बाद जब भी आपको खाने का मौका मिलता है, तभी आप कैलोरी की चिंता किए बिना भरपेट खाना खाइए। जो चीज आपको पहले से बताई कि कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं, फल खाइए, दाल खाइए, सब्जियां, घी, अंडे, चिकन, मटन, जो भी आपको अच्छा लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने की सलाह है। अनाज खाने ही हैं तो कॉम्प्लेक्स ग्रेन खाने हैं, जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती है, ग्लूकोज को ऊपर ले जाने की क्षमता वो कम होती है, जैसे मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, काला चावल, ब्राउन राइस, और ये भी कम मात्रा में खाने की सलाह दी गई है। आप जो फास्टिंग रेजिमेंट है अपना, उसको ट्वीक करें अपने हिसाब से, आगे पीछे लेके। आपको क्या प्रेफरेबल लगता है? क्या आप डिनर अवॉइड करके कंफर्टेबल हैं, कि आप ब्रेकफास्ट अवॉइड करके कंफर्टेबल हैं? ये कंप्लीटली दिस इज ऑन यू। मुझे ब्रेकफास्ट अवॉइड करके रहना ठीक लगता है। अगर आप डिनर अवॉइड करके भी ये एक 16 घंटे की फास्टिंग हर दिन कर पाए, फैंटास्टिक चीज। तो मोटा मोटा वापस से क्विकली रिपीट करेंगे, इंसुलिन के लेवल्स को बॉडी में कम करना है, नंबर 1। नंबर 2 इज स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है अपनी बॉडी में। प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेना है। गुड क्वालिटी फैट इज इंपॉर्टेंट, अवॉइड सीड ऑयल, एंड लास्टली एक्टिविटी। तो आपको जो वॉकिंग अच्छी लगती है, कि साइकिलिंग अच्छी लगती है, कि स्विमिंग अच्छी लगती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज बताना चाहूंगा, आप जैसे ही किसी भी फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी, मसल्स शुगर को कंज्यूम करती, ग्लूकोज कंज्यूम करती है, और इंसुलिन के लेवल्स ड्रॉप होते हैं। एक और लेकिन वार्निंग देते हैं बेंजामिन बिकमैन साहब की, आपने अच्छा खासा एक्सरसाइज कर लिया, उसके इमीडिएट बाद बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट नहीं खा लीजिए, तो आपके जो इंसुलिन के लेवल्स कम हुए थे वो वापस फट से एक बार उठ जाएंगे वापस। और आपको इस टॉपिक में अगर इंटरेस्ट आई, अच्छा लगा आपको, तो आप व्हाई वी गेट सिक बाय डॉक्टर बेंजामिन बिकमैन पढ़ें। मैं नोट्स में कमेंट डाल दूंगा। किताब आप कहाँ से ले सकते हैं? ऑडिबल पे भी है, आप कान में सुन सकते हैं उसको, किंडल पे पढ़ सकते हैं, और फिजिकल बुक चाहें तो वही मंगा कर पढ़ सकते हैं। राजीव जी पूछ रहे हैं सीड ऑयल। सीड ऑयल में सब आ गए हैं, खाली 3 तेल की बात उन्होंने की है, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो और ओलिव ऑयल, और घी और बटर की तो उन्होंने सिफारिश की है कि एनिमल फैट हैं वो, आप उनको कंज्यूम करें। ये बेंजामिन बिकमैन साहब का कहना है। बट अब राजीव जी आप सोच रहे हो कि हमारे तो ट्रेडिशनली इतने सालों से मस्टर्ड ऑयल खाई जा रही है, तो शायद बेंजामिन बिकमैन साहब और यूएसए में मस्टर्ड उतना, कनोला थोड़ा यूज होता है बट मस्टर्ड उतना इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारे जो ट्रेडिशनल तेल है उनको खाना ठीक है, बट कार्ब वाली बात जो है ये आंख खोलने वाली थी। साथ में एक और कोरिलेशन जो मेरे को
मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पे समझ में आया कि ट्रेडिशनली कल्चरली हम बहुत हाई कार्ब और हाई शुगर कंजम्पशन वाली सोसाइटी हैं, और अगर इन दो चीज़ों को आप देखें, ये दोनों आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स को ट्रिगर करते हैं। और जो पिछली बार आप पूछ रहे थे कि इंसुलिन के टेस्ट कर सकते हैं क्या, तो हाँ, इंसुलिन के टेस्ट कर सकते हैं। 6 माइक्रो यूनिट पर ml अगर उससे कम है आपकी बॉडी में इंसुलिन, तो आप इंसुलिन सेंसिटिव हैं। 7 से लेकर के 17 तक वो इसको एवरेज ठीक ठाक बोला गया है, मतलब वार्निंग साइन आ गए। 20 क्रॉस कर गया मतलब 7 से 17 प्री डायबिटिक हो गए, और 20 क्रॉस कर गया मतलब आप में पूरी तरह से इंसुलिन रेसिस्टेंस है। तो ये ब्लड टेस्ट में होता है। दूसरा, अगर आप वो भी ना करना चाहें तो एक सिंपल हैक है कि आपकी ट्राइग्लिसराइड नंबर जो है उसको HDL के नंबर से डिवाइड करें। अगर वो फैक्टर 1.5 से कम होता है तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक ठाक है, और अगर 1.5 के ऊपर जाता है तो यार वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि वी हैव ऑलरेडी लेड इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वापस एक बार रिपीट करूंगा, इंसुलिन के लेवल कम करने के लिए लो कार्ब डाइट रिकमेंड करते हैं बेंजामिन बिकमैन साहब। दूसरा है स्ट्रेस कम करने की सलाह है, स्लीप को इंपॉर्टेंस देने की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन खाने की सलाह और अच्छी क्वालिटी का फैट खाने की सलाह। तो उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल टिप्स कुछ सोचने को मजबूर करेंगे। और भी ज्यादा रिसर्च कीजिए और जानकारी निकालिए। उनकी किताब जरूर पढ़िए, Why We Get Sick by Dr. Benjamin Bikman. I'll put the links there. Thank you so much all of you for joining. अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो उनको जरूर कमेंट्स में डालिएगा, हम उसको बाद में भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल मिलते हैं।